मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसका ये उसी क्रम में अगर आप देखें तो ये एक अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको एनवायरनमेंट का यानी कि पर्यावरण का रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये एनवायरनमेंट। इसके पहले हमने आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर का कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। जो वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उनकी अलग अलग। करंट की अलग प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है, पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट है। करंट में 6 वीडियो हैं, हिस्ट्री में भी 6 वीडियो हैं और अगर आप पॉलिटी देखेंगे तो 2 वीडियो है। ठीक है, ये जो कंप्लीट रिवीजन हमने करवाया घटना चक्र के आधार पे करवाया है। घटना चक्र जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित किताब है और जो करंट अफेयर है वो ई दृष्टि और बहुत सी सारी किताबों का कंपाइलेशन है जिसके आधार पे हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और फिर आपका वो कंप्लीट रिवीजन है। ठीक, तो उसी क्रम में ये आज एनवायरनमेंट की क्लास है और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो एक ही क्लास में मैं कंप्लीट कर दूँ एनवायरनमेंट को। ठीक है, एनवायरनमेंट से आपका जो एग्ज़ाम में वेटेज है वो 6 से 8 क्वेश्चन का होता है। 6 से 8 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके यहाँ से आते हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो हम लोग देखते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता होता क्या है? तो किसी एक क्षेत्र में बहुत सारी जो जीव जंतु पौधे पाए जाते हैं उनकी जो विविधता होती है प्रजातियों को, उसी को हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार से इसको बांटा जाता है इसके अध्ययन को: अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। ये 3 इसका जो विभाजन है वो किया किसने है? तो विटकर ने किया है। ये विभाजन कब किया है? तो 1969 पे। अब देखिए अल्फा विविधता में क्या होता है, हम एक पारितंत्र के अंदर प्रजातियों का अध्ययन करते हैं, विविधता का अध्ययन करते हैं। बीटा विविधता में क्या होता है, हम 2 पारितंत्रों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक, और गामा विविधता जो होती है इसमें हम संपूर्ण भू क्षेत्र में जैव विविधता का अध्ययन करते हैं। अब आप देखिए 22 मई जो होती है इस तारीख को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, ये पूछता है। अब आप देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, ये नाम सबसे पहले दिया था रेमंड एफ दासमैन ने। ठीक है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री इनकोई किताब थी, वहाँ से लिया गया है वर्ड। फिर आप देखते हैं इसमें बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है ये किसने दिया है? तो W.C. रॉजन इनका नाम है, इन्होंने ये बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया है। ठीक है, 29 दिसंबर 1993 को UNCBD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये 1993 में होता है और 2011 से 20 के बीच में UN डेकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी घोषित किया जाता है। तो UN डेकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब घोषित किया जाता है? तो 2011 से 20 के बीच के दशक को। फिर हम देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है, ये बनाया गया है? तो ये जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है PPP मॉडल के आधार पे। ठीक है, फिर आप देखते हैं UNCCD, ये मरुस्थलीकरण के लिए है COP14 में। ठीक है, COP14 से इसको लाया गया है और देखते हैं नई दिल्ली में 2019 में। ठीक है, भूमि क्षरण एवं तटस्थता से संबंधित है, इसको टारगेट क्या रखा गया है? तो 2030 रखा गया है। जैव विविधता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर निम्नतम पाई जाती है। इसका मतलब आप देखेंगे कि जीवों तथा पौधों और वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगी आपको? तो ये भूमध्य रेखा पे मिलेंगी। और सबसे कम जैव विविधता जीव और पौधे कहाँ मिलेंगे? तो वो आपको ध्रुवों पर मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ध्रुव जो हैं हमारे वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। फिर हम देखते हैं हॉट स्पॉट। ये वर्ड किसने सबसे पहले यूज किया है? तो नॉर्मन मायर्स ने यूज किया है। कब? 1988 में। ठीक है, अब देखिए भारत में कितने हॉट स्पॉट है? तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय ये पहला हो गया आपका। ठीक है, दूसरा कौन सा? तो ये पश्चिमी घाट हो गया। तीसरा कौन सा है? भारत म्यांमार सीमा। ठीक है, ये इंडो बर्मा ये वाला रीजन जो है। और ये सुंडालैंड जो है ये अंडमान निकोबार का ही पार्ट है। अंडमान निकोबार और सुंडालैंड इसी को कहते हैं। तो ये वाला जो है ये एक ही है। ठीक है, भाई तुम्हारे, तो इस तरह से टोटल 4 हो गए आपके। तो आप देखेंगे पूरे विश्व में कितने हॉट स्पॉट हैं? तो पूरे विश्व में 36 हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, इनको कंजर्वेशन इंटरनेशनल कहा जाता है। ठीक है,
और भारत में कितने हैं? तो 4 हैं। ये चौथा देखें, अगर आप देखें अंडमान निकोबार सुंडरलैंड, तो ये इंडोनेशिया और सुंडा हिंद महासागर पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर आप भारत म्यांमार सीमा इंडो बर्मा वाला, तो ये भारत में भी है और म्यांमार में भी है। पूर्वी हिमालय जो है ये भी कुछ अलग देशों में जाता है, जैसे कुछ पार्ट चाइना में चला जाता है, कुछ पार्ट म्यांमार में चला जाता है। और आप पश्चिमी घाट देखेंगे टोटली इंडिया में ही है ये। फिर हम देखते हैं जैव विविधता के विनाश का मुख्य कारण क्या है? तो आवासीय विनाश है। अब कई बार ऑप्शन में पूछता है कि जैव विविधता के विनाश का मुख्य कारण क्या है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन देगा, जिसमें से सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे। जैसे कि अगर ऑप्शन में दे रहा है कि भूमंडलीय तापन जैव विविधता के विनाश का कारण है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन ये जो है आवासीय विनाश, ये सबसे ज़्यादा अभीष्ट सही होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कोई ऑप्शन सही माना जाएगा तो ये माना जाएगा, इसलिए सही होता है। अब आप देखते हैं तितलियां जो होती हैं ये अनियत तापी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, और इसलिए ये उष्ण कटिबंध में ज़्यादा रहती हैं, ठंडे प्रदेशों में तितलियां नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए जीवों के संरक्षण के लिए 2 तरह के जगह होते हैं, एक इन सीटू और एक्स सीटू, ठीक है। इन सीटू में क्या होता है, उसी स्थान पर जीवों का संरक्षण किया जाता है, और जो एक्स सीटू होता है उनमें एक अलग जगह ले जाते हैं जीव जंतुओं को और फिर वहाँ उनकी संरक्षण का काम किया जाता है। तो आप देखेंगे इन सीटू में कौन कौन सी जगह आती हैं, तो अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल पार्क और पवित्र उपवन, ये इन सीटू में आते हैं। और एक्स सीटू में तो जीन बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, क्रायो बैंक, ठीक है, ये सारी जगहें जो हैं ये आपकी एक्स सीटू में आती हैं। अब देखिए भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि 12 जो हैं वो यूनेस्को के MAB मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। 6 शामिल कौन कौन से नहीं है, तो मैं उनके नाम अगर आपको यहीं पे बता दूं या आगे भी लिखे हुए, मैं यहीं पे एक बार आपको याद दिला देता हूं। तो डिब्रू सैखोवा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा, ठीक, उसके बाद मानस, दिहांग दिबांग, ये मानस अलग है, डिब्रू सैखोवा अलग है, दिहांग दिबांग एक अलग है, ठीक है, ये हो गए 3। फिर आपका आता है शेषाचलम, फिर आपका आता है शीत मरुस्थल, ये नेशनल पार्क होंगे या तो वन्य जीव अभ्यारण्य होंगे, इनके आगे वो लिखा रहेगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, पूरा पूरा लिखने का समय नहीं है। तो शीत मरुस्थल वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे, और ये डिब्रू सैखोवा, मानस और ये दिहांग दिबांग, ये सारे तीनों नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं। अब ये शीत मरुस्थल हो गया ना, मरुस्थल, और आखिरी जो है वो है कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का रण ये आपका गुजरात में। तो ये 6 जो हैं ये मैन एंड प्रोग्राम जो बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसमें ये शामिल नहीं किए गए। तो आपसे वो 12 नहीं पूछेगा, वो ये 6 पूछेगा आपसे। तो ये चीज़ें याद करने वाली होती हैं। अब आप 12 और रटने बैठ जाएं, हालांकि याद तो आपको सारे 18 के 18 होने चाहिए, लेकिन अब अगर आपके पास ये समय नहीं कि आप 18 याद रख पाएँ, तो फिर आप कम से कम इन 6 को याद रखिए, ठीक है। तो ये कम समय में क्या करना है वो वाली चीज़ें हम बता रहे हैं। बाकी पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप वो सब कुछ पढ़ सकें, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रवाल भित्तियाँ कितने तरह की होती हैं, तो मैं अगर आपको बताऊं तो प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है बैरियर रीफ, ठीक है, दूसरी होती है फ्रिंजिंग रीफ, और तीसरी होती है एटॉल। बैरियर रीफ क्या होती है, ये एक पूरी ऐसी दीवार की तरह बन जाता है पानी के अंदर, ठीक है। और जो फ्रिंजिंग रीफ होता है ये जैसे कि जो ज़मीन वाला एरिया उसके चारों साइड ऐसे ऐसे होगा, और जो एटॉल होता है वो खुद एक तरह का पूरा सर्कल बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये। अब देखिए ये 3 हो गए, मैंने आपको 3 तरीके की रीफ बता दी। अब ये कहाँ कहाँ है तो मैं आपको उसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी जो है यहाँ पे जो भी है ये सारी फ्रिंजिंग रीफ के उदाहरण हैं। लक्षद्वीप में जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो एटॉल के उदाहरण हैं। और बैरियर रीफ की बताऊं तो ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो कहाँ है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है। ये अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का मैप ऐसा कुछ बनाऊँ, ऐसा कुछ है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाया होगा लेकिन आप ध्यान दीजिए ऐसा ही कुछ है वो। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया यहाँ पे पड़ती है फ्रिंजिंग रीफ, सॉरी ग्रेट बैरियर रीफ।
ये विश्व की सबसे बड़ी रीफ है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि सबसे बड़ी विश्व की प्रवाल भित्ति कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। फिर आप देखते हैं प्रवाल विरंजन, मतलब कि ये जो प्रवाल भित्ति है ये खत्म कैसे होती है। प्रवाल विरंजन का मतलब ये होता है, प्रवाल जो होते हैं ये जुजैंथले शैवाल के साथ मिलकर रहते हैं सहजीविता से। ठीक है, तो वो जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ेगा या फिर प्रदूषण बढ़ेगा तो क्या होते हैं, शैवाल मरने लगता है। और जैसे ही शैवाल खत्म होकर अलग होता है तो प्रवाल जो होते हैं उनका कलर चला जाता है, वो सफ़ेद हो जाता है, उसी को प्रवाल विरंजन कहा जाता है। इसके कारण क्या है, तो वैश्विक तापन एक बहुत बड़ा कारण है, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अन्य कारणों में अगर मैं बताऊं तो अगर सागर के जल में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। ठीक है, अगर सागर में गंदा पानी आता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे जो भी ये प्रवाल भित्तियाँ होती हैं ये कभी भी नदियाँ जहाँ पे आके मिलती हैं डेल्टा वाले रीजन पे, वहाँ पे ये नहीं बनता है। ठीक है, तो इसके लिए एक जो पानी है उसका सैलाइन होना भी ज़रूरी है, मीठे पानी में नहीं बन सकता है ये। ठीक, तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आयुषियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये संस्था है, बनी कब है, तो 1964 में। ठीक है, रेड डाटा बुक ये कब से जारी करती है, तो 2012 से। ठीक है, अब रेड डाटा बुक में किस तरह से एक्सटिंक्ट वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको करंट अफेयर वाले चित्र में जो एनवायरनमेंट करंट अफेयर का पढ़ा था मैंने, वहाँ पे आपको पूरी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अब यहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ना ही आपका। तो अगर आपने करंट अफेयर देखा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कौन सी जातियाँ हैं जिनको विलुप्त घोषित किया जाता है, एक्सटिंक्ट। तो वो होती हैं जो 50 से ज़्यादा वर्षों से नहीं देखी गई होती हैं। जैसे कि अगर मैमथ की बात करूँ मैं, ये एक्सटिंक्ट प्रजाति है। मैमथ क्या है, ये तो एक रेगिस्तानी बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा ध्रुवीय हाथी होता है वो मैमथ होते हैं। ठीक है, इनका जो आकार होता है ये आज के हाथियों से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बड़ा होता था। अब आप देखते हैं गिद्ध जो है, इनकी विलुप्ति का कारण क्या बना है, तो डिक्लोफिनेक ये एक दवा है। ठीक है, जो पीड़कनाशी दवा है, दर्द निवारक दवा है, इसके कारण गिद्धों की बहुत ज़्यादा डेथ हुई है। अब आप देखेंगे रेड डेटा बुक को करंट से पढ़ना होता है, वो हमने आपको बताया है करंट वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से। हमने जब ये वाला वीडियो बनाया था तब भी बताया था रेड डेटा बुक किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, आरओ में ये थोड़ी और कम इंपॉर्टेंट होती है। बाकी ये लिस्ट जो रहती है रेड डेटा बुक वो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो होती ही है। अब देखिए रामसर सम्मेलनों की बात करें तो जब हमने नोट्स बनाया था तब 80 थे, जब अपडेट किया तो 82 हो गए, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 85 रामसर साइट हैं भारत में, 85। ठीक, नई 10 कौन सी बनी है वो हमने करंट के वीडियो में आपको बताया हुआ ही है, तो आप वो वहाँ से देखिएगा। तमिलनाडु में इस समय सबसे ज़्यादा 18 है, यूपी में कितनी है, तो यूपी में 10 हैं। ठीक है, यूके में कितनी है, तो सबसे ज़्यादा 175 है, 175। उसके बाद फिर मैक्सिको में है। ठीक है, रामसर सम्मेलन हुआ कब था, तो 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन हुआ, 1975 में लागू हुआ, 1975 में। भारत इसमें से कब जुड़ा, तो भारत जुड़ता है 1982 में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थीम जो लिखी हुई है ये वेटलैंड्स डे की है 2023 वाले की, तो आप इसको मत याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि 2024 की आ चुकी है, हमने वो आपको बताई भी होगी, नहीं है क्या यहाँ पे। चलिए मैं उसको आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, वर्ड टू वर्ड वो लिखनी होती है, तो मैं उसको आपको बाद में बता दूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, या तो फिर हमने करंट वाले वीडियो में उसको कवर ही किया हुआ है। फिर देखिए ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ये भी रामसर साइट नहीं, जो आर्द्र भूमि होती है उनके संरक्षण से संबंधित ये है। ठीक है, अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल क्या क्या है भारत से, तो केवला देवघाना नेशनल पार्क, लोकटक झील और चिल्का झील भी इसमें शामिल थी, लेकिन अब इसको चिल्का झील को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है, क्योंकि चिल्का झील अब उस हद तक संकट से बाहर आ चुकी है। लेकिन केवला देवघाना नेशनल पार्क और लोकटक झील अभी भी संकटग्रस्त है, इसलिए वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। अब आप देखते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम जो है 2010 में आया है। जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो 11 दिसंबर 2002 में आया है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आप देखते हैं एनबीए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, कहाँ है, तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है। अब हम देखते हैं ट्रैफिक। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा। ठीक है,
अब ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये बना कब है, तो ये 1976 में बना है WWF वर्ल्ड वाइड फंड एवं IUCN के गठबंधन से। ठीक, अब हम देखते हैं जैव संरक्षण प्रोटोकॉल कार्टाजेना उपसंधि जो है ये हुआ कब है, तो आप देखेंगे ये हुआ है कुआलालंपुर 2004 में। ठीक है, लागू हुआ है। और ये बना कब था, तो भारत में 2001 में हस्ताक्षर किए हैं और US इसका सदस्य नहीं है। फिर हम देखते हैं भारत नॉर्वे सरकार जैव विविधता नीति केंद्र कहाँ लागू किया है, तो चेन्नई में है। फिर हम देखते हैं COP10 कहाँ हुआ है, तो ये जापान नागोया में हुआ। तो COP11 हैदराबाद में, COP15 कुनमिंग चीन में। अब आप देखते हैं UNREDD 2008 निर्वनीकरण से संबंधित है, UNFCCC का सब बॉडी है ये। UN रीड प्लस जो है ये जैव विविधता, वन पारिस्थितिकी और गरीबी को कम करने से तीनों से संबंधित है। आप देखेंगे TEEB जो है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ, तो जिनेवा में। ये UNEP की एक संस्था है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल नीदरलैंड में है। ठीक है, गैर सरकारी संस्था है। अब आप देखेंगे सीबकथॉर्न, ये एक बार UPSC में क्वेश्चन पूछा था कि सीबकथॉर्न है क्या, तो लद्दाख में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। बेर के विटामिन होते हैं इसमें, बेर की तरह होता है बेर, जो आपने खाया होगा, और ओजस्विता से पूर्ण होता है, मतलब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है। तो सीबकथॉर्न आप ये इस तरह से याद रखिएगा। अगर UPSC का क्वेश्चन रिपीट किया तो ये पूछेगा, अदरवाइज नहीं। फिर हम देखते हैं हरित ग्रह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब आप देखते हैं जो इसके लिए कॉजेज नहीं है, मतलब कौन इसके लिए कारण नहीं बनता है, तो हाइड्रोजन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव इससे नहीं होता, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये देखिए लिखा हुआ है। जोसेफ फोरियर जो हैं, इन्होंने 1824 में ग्रीन हाउस गैसेज की संकल्पना दी थी। वैश्विक तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखेंगे IPCC के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका मीथेन है, फिर आप देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, फिर आप देखेंगे SF6 है और NF6 है। फिर हम देखते हैं मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ कहाँ से मीथेन निकलता है, तो धान के खेतों से, आर्द्र भूमि से, पशु जुगाली से, कोयला खनन से और दीमक की मांबी से। पशु जुगाली क्या होता है, जो आप देखेंगे गाय या भैंस होती है, चारा खाने के बाद जब वो मुंह चलाती रहती हैं, आप उनके मुंह से के बगल से देखेंगे वाइट वाइट जो निकल रहा होता है, उसी को पशु जुगाली कहा जाता है। फसल जैव दहन से कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड NOx, कार्बन डाइऑक्साइड BCOC, CH4, VOC, NMHC, ओजोन, PM जो है, ठीक है, फिर उसके बाद SO2, ये सारी गैसेज फसलों को जलाने की वजह से निकलती हैं। अब आप देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता किससे सबसे ज़्यादा है, तो जलवाष्प से सबसे ज़्यादा होता है 60%। उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है 26%, मीथेन है 4 से 9%, ओजोन है 3 से 7%, N2O है 1.5% और CFC है 0.1 से 0.4%। अब हम देखते हैं भूटान शीर्ष कार्बन निगेटिव देश है, मतलब कि यहाँ पे कार्बन जो प्रभाव है वो सबसे कम है। नेट जीरो 2050 का टारगेट रखा गया है पेरिस सम्मेलन में, COP21। ठीक है, भारत ने नेट जीरो का टारगेट क्या रखा है, तो 2070 रखा है, वर्ल्ड ने 2050 रखा हुआ है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं UNFCCC, तो इसके ये बना कब, तो 21 मार्च 1994 से ये प्रभावी हुआ है। 1992 में रियो सम्मेलन जो हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, वहाँ इसका प्रस्ताव रखा गया था, 157 देशों ने इसकी पुष्टि की थी। फिर हम देखते हैं GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, का प्रावधान कानकुन सम्मेलन में किया गया था। कानकुन सम्मेलन 2014 से प्रभावी हुआ, 2010 में ये आया था। फिर आप देखेंगे अर्थ आवर जो है, ये वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाने वाला डे होता है, ठीक है, अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा मनाया जाता है। मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 के बीच, इस टाइम पे लाइट बंद कर दी जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल आप देखेंगे तो ये 11 दिसंबर 1997 है, 2005 में ये लागू होता है। CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की ये परिभाषा देता है, मतलब कि कार्बन का जो एमिशन है उसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आता है। इसी में कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना भी आती है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक ने चालू की जून 2008 में। UNCBD नागोया प्रोटोकॉल 2014 में।
प्रभाव में आया। आप देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, 1986 में ये आया है और 1989 में लागू हुआ है। फिर आप देखते हैं 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली कार्य योजना बनी है जिसके 8 मिशन थे। फिर हम देखते हैं ओजोन को, ठीक है, O3 ये पाई कहाँ जाती है तो समताप मंडल में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई में, ठीक है, 15 से 30 किलोमीटर के बीच ओजोन की परत पाई जाती है। समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर के बीच होता है। बसंत में सर्वाधिक होती है, ठीक है, तथा वर्षा में निम्नतम मोटाई होती है ओजोन परत की। ओजोन परत की मोटाई नापी किससे जाती है तो डाप्शन में मापी जाती है। वायुमंडल में ओजोन का कुल द्रव्यमान 3 डेसिबल, ठीक है, मीट्रिक टन होता है, 3 बिलियन मीट्रिक टन होता है, सॉरी, वायुमंडल में ओजोन का कुल द्रव्यमान 3 बिलियन मीट्रिक टन है। आप फिर देखते हैं ओजोन के स्तर को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। 1985 में ब्रिटिश दल ने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर से क्षेत्र का पता लगाया था। ओजोन क्षेत्र CFC, हैलोजन, कार्बन यौगिक, HCFC और NH4 यानी कि अमोनिया जो होता है उसकी वजह से होता है। ओजोन क्षरण सर्वाधिक ध्रुवों पर हुआ है। फ्रिज में जो मेफ्रॉन गैस होती है इससे भी बहुत ज़्यादा ओजोन क्षरण होता है। अब आप कहेंगे ध्रुवों पर ही सबसे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग कम होते हैं, क्योंकि ध्रुव होते हैं ठंडे, तो वहाँ पे जो होती है ये गैसेज जो है वो जम जाती हैं और उसकी वजह से होता है ओजोन क्षरण। आप देखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित था, 1987 में आया है और 1989 में ये लागू हुआ है। अब आप देखेंगे 16 सितंबर को ओजोन डे की तरह मनाया जाता है। 2005 में ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की थी तो GW केंटमूर ने की थी, ठीक है। तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन से होता क्या है, अगर ये पहुंच जाए ज़मीन में तो त्वचा कैंसर होता है, DNA अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। आप देखेंगे राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में लागू किया गया है। राष्ट्रीय जल मिशन 6 अप्रैल 2011 में, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 23 सितंबर 2010 में और राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 24 फरवरी 2014। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे ही याद कर लीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन पूछेगा, आप 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब आते हैं हम वन्य एवं वन जीव पे, ठीक है। तो टैक्सस वृक्ष पाया कहाँ जाता है तो टैक्साल दवा इससे निकलती है और ये कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और ये हिमालय पर्वत में पाया जाता है। भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है तो ये ओडिशा में है आपका, ठीक है। इससे नदियाँ कौन कौन सी निकलती है तो ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी। एक बार सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि कौन कौन सी नदी भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य भितरकनिका नेशनल पार्क में है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये 3 नदियाँ हैं, ओडिशा में है ये नेशनल पार्क आपका। बालपराई नगर जो है ये कोयम्बटूर तमिलनाडु का है। वृक्षारोपण में यहाँ की विशिष्टता है। अब आप देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई है, 2018 में इसको संशोधित किया गया, तो 2018 वाली नई है और 1952 वाली सबसे पहली। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन और वृक्ष भूमि राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो वन है उसका 4 भागों में विभाजन किया गया है। अब आप ISFR जो है इसको याद रखिएगा, 2021 का ही है अभी लेटेस्ट, हालांकि 2023 में भी आना चाहिए, वो अभी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है 2023 वाले की, तो अभी आपको जो लेटेस्ट याद करना है वो 21 वाला ही याद करना है। वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है तो ये देहरादून में है, कब से है तो 1906 से। अब भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ, ये भी देहरादून में। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वृक्षावरण कितना है तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, कुल 24.62%। वनावरण कितना है तो 21.71%। अब देखिए ये वृक्षावरण वनावरण क्या होता है तो देखिए जहाँ पे वन ऐसे सघन वन होते हैं उनको हम वनावरण में काउंट करते हैं, लेकिन अगर कहीं एक ये वृक्ष है, 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 तो ये वृक्ष भी जब काउंट कर लिए जाएंगे और इसके साथ तो ये वृक्षावरण में गिना जाएगा, ठीक है। ये और प्लस ये वाले तो ये वृक्षावरण होगा, तो ये फिर बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार कौन से राज्य हैं तो MP नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा वन, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है, फिर महाराष्ट्र है। लेकिन अगर प्रतिशत के अनुसार देखें कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन कहाँ है तो आप देखेंगे मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन है क्षेत्रफल का 84%, फिर अरुणाचल प्रदेश में 79% 79, फिर मेघालय में 76%, फिर मणिपुर में 74%। तो आप ये क्रम याद रखिएगा। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में सबसे कम है, उसके बाद पंजाब में है, फिर उसके बाद गोवा में है, फिर उसके बाद सिक्किम में है, फिर उसके बाद बिहार में है, ठीक है। तो सबसे कम हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार। फिर आप देखेंगे न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है तो हरियाणा में सबसे कम है, पंजाब में प्रतिशत कम है, राजस्थान में कम है प्रतिशत, यूपी में कम है प्रतिशत। तो ठीक है, सबसे कम हरियाणा, फिर उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर यूपी, फिर गुजरात।
फिर आप देखेंगे सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ है, तो महाराष्ट्र, राजस्थान और फिर आता है आपका एमपी। लक्षद्वीप सर्वाधिक वनावरण वाला संघीय क्षेत्र है, मतलब सबसे ज़्यादा यूटी है ये, सब ऐसा यूटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है। फिर आप देखते हैं सर्वाधिक मैंग्रोव्स कहाँ है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर आपके अंडमान निकोबार में और फिर आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश है। अब आप ये ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव्स बनेंगे वहीं पे जहाँ पे समंदर होगा, तो आप सागर तटीय राज्य ही याद रखेंगे यहाँ पे। यूपी में कुल वनावरण देखेंगे तो 6.15% है। यूपी के कुल क्षेत्रफल में अगर आप देखेंगे तो ये 14,889 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र कहाँ, तो सोनभद्र में, उसके बाद खीरी और फिर तीसरे नंबर पे आता है मिर्ज़ापुर। और प्रतिशतता में आप देखेंगे तो सोनभद्र है, फिर चंदौली है और फिर चित्रकूट है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र तो भदोही में सबसे कम वन है, फिर उसके बाद मऊ है, फिर आपका मैनपुरी है, ठीक है, फिर आपका संत कबीर नगर है। और अगर प्रतिशतता में देखेंगे तो सबसे कम प्रतिशत भदोही में, फिर उसके बाद मैनपुरी में, फिर उसके बाद देवरिया में। अगर आप शीर्ष 3 वनावरण वाले देश देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वन रूस में है, फिर ब्राज़ील में है और फिर कनाडा में। आप जानते हैं रूस का एरिया बहुत बड़ा है और साइबेरियन जंगल जो है वो रूस में सबसे ज़्यादा है। फिर आप ब्राज़ील देखते हैं, अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो है विश्व का जिनको ऑक्सीजन हब बोला जाता है अमेज़ॉन फॉरेस्ट, वो ब्राज़ील वाला वो अमेजन नदी क्षेत्र में है वहीं पे। और कनाडा में भी जो साइबेरियन ध्रुवीय वन है वो यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर आप देखेंगे ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट्स के तहत विश्व के वनों की निगरानी FAO करता है, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्री, ठीक, तो आप ये याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है, तो 1972 में आता है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता नियम 2002 में। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। अबे चलिए दोस्तों चालू करते हैं। तो जंतुओं की जनसंख्या आकलन के लिए पगमार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। आप ये तकनीकी को याद रखिएगा, ठीक है। करंट रिलेटेड रेड डाटा बुक याद करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है। करंट में हमने आपको बताया भी है रेड डाटा बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। अब आप देखेंगे IUCN की स्थापना 1948 में हुई है। मैंने शायद पीछे आपको कहीं पे 1964 बताया है क्या? 1964 में रेड डाटा बुक की घोषणा की गई थी, ठीक है। और रेड डाटा बुक जारी कब से होती है, तो ये जारी होती है आपकी 2012 से, ठीक है। शायद मैंने 1964 बता दिया है वहाँ पे। तो ये IUCN आप याद रखिएगा। IUCN जो है वो या तो फिर UNEP रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने। IUCN आप ध्यान दीजिएगा, ये 1984 ही है, 1948 ही है। मैंने क्या ही गड़बड़ किया, कुछ तो गड़बड़ नहीं किया। हाँ दोस्तों, शायद मैंने वहाँ पे 1964 बोल दिया है, वो आप ध्यान दीजिएगा। ये 1948 ही है और 2012 से रेड डाटा बुक जारी हुई है, ठीक है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली है। आप देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1980 में आया है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ है, तो ये आपका 1977 में बना है नई दिल्ली में। आप देखते हैं भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहाँ है, तो ये पशु क्रूरता निवारण एक्ट 1960 से बना है। आप देखते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये किसके अंतर्गत है, तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये आता है, यानी कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। फिर आप देखते हैं गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में बनता है, ठीक है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। फिर आप देखेंगे चिपको आंदोलन कब चालू होता है, तो 1964 में गौरा देवी इसका नेतृत्व करती है। चंडी प्रसाद भट्ट जो है इसके प्रणेता है। और SL बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जो है, इन्होंने इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा फेमस किया था। हरी जीरोती त्योहारा जो है ये गोंड और कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 1 माह फलदार वृक्षारोपण किया जाता है इस त्योहारा में, ठीक है। फिर आप देखेंगे सेव संगठन जो है ये भारत और नेपाल ने 2016 में चालू किया हुआ है टाइगर के लिए। फिर आप देखते हैं वन अधिकार अधिनियम, ये 2006 में चालू किया गया है। बैगा समुदाय सबसे पहले पर्यावास अधिकार की मांग करने वाला समुदाय है। फिर हम देखते हैं गैर वन क्षेत्र में बांस वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया कब, 2017 में। तो मतलब जो बांस है इसको वृक्ष की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लगाया हुआ है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र 1988 में बना है झांसी में।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। बहुत बार पूछता है, ये सब आप रट के रखिएगा, ठीक है। फिर आप देखते हैं भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कहाँ है, तो कोलकाता में है। फिर आप देखते हैं UNCCD 1994 मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, ठीक है, इसमें बॉटम अप अप्रोच का प्रयोग किया गया है, ऊर्ध्वगामी। कई बार इसको उल्टा लिख देगा, अप टू डाउन थियरी, अप टू डाउन अप्रोच लिख देता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये बॉटम टू अप अप्रोच है, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव कोष कब बना है, तो 1961 में WWF वर्ल्ड वाइड फंड के तहत। इसका जो लोगो है वो जाइंट पांडा है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, तो लोगो है ये। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो सेंट पीटर्सबर्ग 2010 रूस में। अब हम देखते हैं अपना अगला पेज, नेशनल पार्क्स कौन कौन से कहाँ हैं। तो सब भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 1936 में बना है, प्रथम है ये, ठीक है। रामगंगा और कोसी नदी इससे निकलती है। फिर आप देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, तो इससे ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। दीफलू मोरा दीफलू एक अलग नदी है, मोरा धनसिरी एक अलग नदी है, ठीक है। तो ये आपकी नदियाँ कौन सी हैं इसमें वो देखा गया है। फिर आप देखते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है और इससे कुंती पुंजा नदी निकलती है। गैंडा पुनर्वास योजना कहाँ चालू की गई है, तो 1984 में दुधवा नेशनल पार्क में चालू की गई है। पिन वैली जो नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पीति में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, यहाँ पे व्हाइट टाइगर पाया जाता है। फिर आप देखते हैं बेतला पलामू जो है नेशनल पार्क, ये कहाँ है, तो पहले बिहार में था, वर्तमान में ये झारखंड में पड़ता है। बुक्सा ये वेस्ट बंगाल में है। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है ये USA में है, 1872 में बना था ये फर्स्ट नेशनल पार्क है वर्ल्ड का, ठीक है। ओल्ड फेथफुल गीज़र यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप धुआंरे देखेंगे। राजीव गांधी नेशनल पार्क, तो ये नागरहोल नेशनल पार्क का ही नाम है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। फिर आप देखते हैं 1982 में दिल्ली में चिड़ियाघर बनता है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आप देखते हैं प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ, तो ये भागलपुर बिहार में बनी है। रोहला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में, अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, गुइंदी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, बेतला ये झारखंड में, आपका सिरोही नेशनल पार्क ये मणिपुर में है, गूंगामल नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है, मोल्लम नेशनल पार्क ये गोवा में है। अब 106 कुल नेशनल पार्क है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया भी है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो 573 है। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, तो 123 है। सामुदायिक रिजर्व 220 है। अब मैं इतने सारे तो आपको याद नहीं करा सकता, जो इम्पोर्टेंट है और जो रेगुलरली आप नहीं सुनते हैं मैंने उनको आपको पढ़ाया हुआ है। बाकी जो रेगुलरली आप सुनते रहते हैं, जैसे कि अब मैं अगर जिम कॉर्बेट आपको याद दिलाऊं कि ये उत्तराखंड में है, दुधवा यूपी में है, ठीक है, कान्हा MP में है, ये सब अगर मैं याद दिलाऊं तो फिर बेकार है। कूनो MP में है, तो आप इनको अपने आप से ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इनकी लिस्ट एक बार निकाल के पढ़ भी सकते हैं। नीला पर्वत कहाँ है, तो ये फावंगपुई नेशनल पार्क जो मिजोरम में है, वहाँ नीला पर्वत पाया जाता है, ब्लू माउंटेन। नीलगिरी तहर ये एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वहाँ पे, एराविकुलम नेशनल पार्क का पार्ट है ये, तमिलनाडु और केरल दोनों के एरिया में पड़ता है। अब आप देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने आपको बताया था ना कि जो मैन एंड बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर प्रोजेक्ट है उससे बाहर कौन से हैं, तो 6 बाहर हैं। उन 6 को लिखा है हमने, तो डिब्रू सैखोवा, मानस, दिहांग दिबांग, कच्छ, शीत मरुस्थल, शेषाचलम, वही सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे भी, ठीक है। अब कच्छ जो है ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो कच्छ है, फिर उसके बाद मन्नार की खाड़ी है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ पाया जाता है, तो ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताए थे नेशनल पार्क, अब यहाँ पे आए हैं आपके वन्यजीव अभ्यारण्य। अब ये तो 573 है, इनको तो याद करना और बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा वैसे नाम है जो नहीं याद हो सकते हैं उनको हमने कवर किया है। जैसे कि गर्म पानी ये असम में है, पाखल तमिलनाडु में, महुआ डार ये झारखंड में है, ओरंग जो है असम में है, बोडला गोवा में, शुक्ला फांटा ये नेपाल का है, अस्कोट उत्तराखंड का है, अगस्त्यमलाई केरल में है, मुकाम्बिका केरल में, कर्नाटक में सॉरी ये, ठीक है, डालमा झारखंड में है, नेन्नर ये केरल में है, कोंटीगांव ये गोवा में है। फिर आप देखते हैं ऊषा कोठी ये उड़ीसा में है, पांखुई अरुणाचल प्रदेश में है, गोमर्दा छत्तीसगढ़ में है। अब मैंने ऐसे नाम लिखे हैं कि आपने इनको आज तक सुना तक नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, ये सारे नाम याद करने की तो बात छोड़िए। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है इन वालों से
इसलिए मैंने इनका नाम लिखा हुआ है। बाकी जो ऐसे हैं जो आप सुनते रहते हैं वो नहीं लिखे हैं, तो वो आप अगर एक बार चाहें तो इम्पोर्टेंट की लिस्ट निकाल के पढ़ भी सकते हैं। 500 का पढ़ने का मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं 100-200 पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था प्रीवियस ईयर में पूछा है PYQ से, मैंने वो निकाल के आपको सुना दिए, पढ़ दिए। आप एक बार इनको खुद पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। प्रथम तितली उद्यान कहाँ बना है? तो बनेरघट्टा, ये बेंगलुरु में है। गोल्डन बर्ड विंग सबसे बड़ी तितली है, सदर्न बर्ड विंग उससे छोटी तितली है। ब्लू मॉर्मॉन तितली जो है ये महाराष्ट्र की राज्य तितली बनी है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो 1 अप्रैल 1973 को। कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं भारत में और ये प्रगति पे है, कभी भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। आप देखेंगे 19 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। 2010 को बाघ सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ, ये हमने आपको बताया। ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है ये भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बाघ इसी टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। भद्रा कर्नाटक में है। मेल घाट टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये 2 राज्यों में पाया जाता है, महाराष्ट्र में इसका 10% भाग है और MP में इसका 90% भाग है। एम स्ट्राइप्स जो है ये बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये पूर्वी पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। अब आप देखेंगे गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये कहाँ है? तो 1759 में ये बना है इंग्लैंड के क्यू में। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन ये एक चिड़ियाघर है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर है ये, ठीक है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। हाथी परियोजना फरवरी 1992 में चलाई गई थी। कोलेरू झील कहाँ है? तो ये ताजे पानी की झील है, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में। ये गोखुर झील है। अब देखिए कच्छ की खाड़ी, ये सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी बनी थी। चिनार वन्यजीव विहार कहाँ? तो ये केरल में है। हाथी के प्रजाति के बारे में बताया गया। इसका हाथी जो प्रजाति होती है इसका जो नेता होता है, लीडर, वो मादा होती है। हाथियों की गर्भावधि 22 माह होती है। 60 वर्ष तक बच्चे पैदा कर सकती हैं हाथी। और कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। 5 मौसमों का बाग मेहरौली के समीप है। हरिके आर्द्रभूमि व्यास और सतलज नदी के जो डैम है वहाँ पे बना हुआ है। केवला देवघाना, गंभीर और गंगा जो नदियाँ हैं वो इसमें पाई जाती हैं। कावेरी बेसिन में नागरहोल, सत्यमंगलम और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है। और गोदावरी बेसिन में पापीकोंडा नेशनल पार्क है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में है। अब चलिए चलते हैं हम लोग ऊर्जा क्षेत्र में देखते हैं। तो ठीक है, वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में अगर आप बात करें तो ठीक है, 2014 से 24 के बीच में सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया था किसने? यूनाइटेड नेशन ने। तो ये अभी चल रहा है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की बहुत संभावना है। ये 24 खत्म होने वाला है। सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक का क्या है वो दशक? तो 2014 से 24 UN ने घोषित किया, यूनाइटेड नेशन ने। अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? तो रिन्यू, जो ऊर्जा दोबारा से मिल सकती है आपको, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय, कचरे से उत्पादित और ज्वारीय ऊर्जा। अनवीकरणीय, जिनको आप दोबारा नहीं गेन कर सकते अगर एक बार आपने खर्चा कर दिया, तो जैसे कोयला, पेट्रोल, परमाणु, शैल गैस, प्राकृतिक गैस। अब देखिए जुलाई 2023 तक भारत में जो डेटा निकल के आया था 176.49 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन थे भारत में। सौर ऊर्जा में 70 गीगावाट, पवन ऊर्जा में 43, बड़े हाइड्रो में 46। अब देखिए क्या है, ये जो बड़ा हाइड्रो है ये आगे हो चुका है पवन से, ठीक है। पवन ऊर्जा पीछे चला गया है क्योंकि 46.84 कुछ बड़े हाइड्रो हैं और पवन ऊर्जा भी 46.20 लगभग है। तो ये आगे पीछे होता रहता है। ये हमने करंट में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है ये वाला इन्फॉर्मेशन, तो ये आप वहाँ से ज़रूर याद करिएगा एक बार। फिर आप देखते हैं जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन 2010 में चालू किया गया था। सौर राष्ट्रीय नीति इसको कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में बना है। 2030 तक $1000 बिलियन जुटाने का इनका लक्ष्य है। कोच्चि दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट है UNEP के अनुसार, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अनुसार। दीव जो है वो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित द्वीप है। अब आप देखिए फ्यूल सेल कैसे बन रहा है, तो आप देखेंगे शुद्ध हाइड्रोजन ईंधन, ऊष्मा प्लस जल के उप उत्पाद में DC को विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ये सारा कुछ है, ठीक है। फिर आप देखेंगे बायोडीजल, आप देखिए क्या है, तो जेट्रोफा एक तरह का पुष्पीय पौधा होता है, इसमें 27 से 40% तेल होता है। फिर आप देखें करंज, महुआ और नीम, ये भी इसी तरह के बायोडीजल प्रोडक्ट है।
पेंगामिया पिनाटा और जेट्रोफा का विकल्प है। ये भी एक तरह का जेट्रोफा का ही विकल्प है, बायोडीजल इसे बनाया जा सकता है। और सूरजमुखी भी जेट्रोफा की तरह बायोडीजल बनाया जा सकता है। आप हरित ईंधन देखेंगे, एथेनॉल कैसे बनेगा, एथिल एल्कोहल। तो ये गन्ना है, ग्लूकोज है, सोरा है, महुआ है, पाइन है, करंज है, फर्न है, इन सब से बनाया जा सकता है। बायोस्फाल्ट जो होता है, इसका प्रयोग आप डामर की जगह कर सकते हैं। डामर क्या होता है, आप जब देखें सड़क के ऊपर वो जो ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, वो होता है आपका डामर। 2003 में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड की स्थापना होती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण के द्वारा किया जाता है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। 2020 तक 1000 मेगावाट का लक्ष्य था। प्रकाश अपघटन विद्युत अपघटन द्वारा जब उत्पादित करेंगे हाइड्रोजन, तब वो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन होगा। 2016 में सिक्किम पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछता है कि पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं प्रदूषण के बारे में। तो मनुष्यों द्वारा उत्पादन प्रदूषण जो होता है एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहलाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ठीक है, जैविक प्रक्रम द्वारा जो अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरण होते हैं। और जैव विघटित प्रदूषक कौन कौन से हैं, जो मतलब विघटित हो जाते हैं, उसमें घरेलू अपशिष्ट है, मूत्र है, मल है, ये आता है। और जैव अपघटनीय जो होते हैं उनमें आता है प्लास्टिक वगैरह। वायु प्रदूषण, अब देखिए आप, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, इसी को स्मॉग कहा जाता है। भूरी वायु होता है ये। इसमें मिला क्या क्या होता है, तो NO2 होता है, N2O से मिलकर बनता है। इसमें ओजोन भी होती है, फार्मेल्डिहाइड भी होता है, पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी होता है, जो आँखों, नाक और गले में जलन का एहसास करवाता है आपको, ये पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। वाहनों से पेट्रोल जलने से लेड मुक्त होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड श्वसन में बाधा तथा मृत्यु का कारण भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी हत्या तक कर सकती है। अब आप देखते हैं प्रदूषण के कारण दक्षिण एशिया में भूरा बादल बनता है जनवरी से मार्च के बीच। अब फ्लाई ऐश में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है SiO2, ठीक है, Al2O3, Fe2O3, CaO, सीसा, आर्सेनिक, कॉपर। ठीक है, लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है। ठीक है, मास भी इसका सूचक है। इनको संकेतक प्रजातियां भी बोला जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे बैग फिल्टर क्या होता है, तो 50 mm से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थ को जो फिल्टर करेगा वो बैग फिल्टर होगा। और साइक्लोन सेपरेटर या फिर वेट स्क्रबर जो होता है ये 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़े कणों को फिल्टर कर सकता है। साइक्लोन कलेक्टर भी इसको बोलते हैं। अब आप देखेंगे AQI, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर कौन कौन से पॉल्यूटेंट है, तो PM10 है, PM2.5 है, NO2 है, CO है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है और लेड है। 17 अक्टूबर 2014 को नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, रिंगलमैन स्केल द्वारा धुएं का घनत्व मापा जाता है। किसके द्वारा, तो रिंगलमैन स्केल के द्वारा। तो आप ये स्केल जरूर याद रखिएगा धुएं के घनत्व के लिए। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC जो है, इसके तहत 4 प्रदूषक हैं, मेथेन, HFC, ब्लैक कार्बन पर केंद्रित है। सॉरी, सिर्फ 3 ही है यहाँ पे। तो इंडोर वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो रेडॉन गैस है। फेफड़े का कैंसर होता है इससे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 से चालू किया गया 2024 तक के लिए। ठीक है, PM10 और PM2.5 को 2024 तक 20 से 30% कम करना है। करंट में ये रिपोर्ट आई थी अभी। ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। इसको जारी किसने किया था, तो भूपेंद्र यादव जी ने किया है, और साथ में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने। फिर आप देखते हैं प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। द्वितीयक प्रदूषक में ओजोन है, स्मॉग है, पैन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं अम्ल वर्षा पे। आप अम्ल वर्षा देखेंगे, अम्ल वर्षा को लेक किलर भी कहा जाता है, झील हंतक। अब देखेंगे वर्षा का pH मान 5 से कम होता है तब वो अम्ल वर्षा होती है। वर्षा में क्या क्या मिला होता है, तो SO2 प्लस वर्षा अगर होगी तो ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और NO2 प्लस वर्षा होगी तो ये बन जाएगा नाइट्रिक अम्ल। अब आप देखेंगे CO प्लस वर्षा जल, ये बनता है H2CO3। फिर देखते हैं अम्ल वर्षा से प्रॉब्लम क्या होती है, तो नेत्र, गला संबंधी रोग होते हैं, भवन अपघटन होता है, पोषक तत्वों का निछालन तथा मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। हेलन सिंह की प्रोटोकॉल कब आया है, तो 1985 में। ये सल्फर के
प्रयोग को कम करने के लिए। कनाडा और स्कैंडिनेवियाई देशों में सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा का प्रभाव होता है। अम्ल वर्षा का सूचक केंद्र कहाँ पे है? तो ये मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर कहाँ? तो ये यूके में है। अब आप जल प्रदूषण देखेंगे तो पोषक तत्वों की वृद्धि, ठीक है, जब हो जाती है तो इसको सुपोषण कहते हैं। यूट्रिफिकेशन इसी को कहा जाता है। शैवाल ब्लूम इसी को कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीव मरने लगते हैं। यूट्रोफिकेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन बढ़ जाता है, फास्फोरस बढ़ जाता है और ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। बीओडी क्या होता है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। इसी को फार्मूले से प्रयुक्त किया जाता है। तो बीओडी इज प्रोपोर्शनल टू 1/DO। डीओ क्या होता है? तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ये। गंगा में कानपुर से गंगा इलाहाबाद के बीच सबसे ज़्यादा बीओडी है, मतलब कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। आर्सेनिक से क्या होता है? भूजल प्रदूषण होता है। धान का पौधा आर्सेनिक को अवशोषित कर लेता है। जैविक मरुस्थल दामोदर घाटी को कहा जाता है। नौकनी संरक्षण किसके कारण होता है? तो फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। इससे फ्लोरोसिस रोग भी होता है, कुबड़ पीठ भी होता है और हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अब आप देखते हैं प्रदूषित जल के कारण क्या क्या हो सकता है? तो ब्लैक फूड, त्वचा का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, डायरिया, पेरिफेरल न्यूट्रिटिस, हाइपर कैरोटिस, सभी आर्सेनिक से संबंधित बीमारियां हैं अगर जल में आर्सेनिक का प्रदूषण है तो। अब हम देखते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम नियम कब आया? तो 2016 में। ये नियम आप याद रखिएगा कब आया है। समुद्री प्रदूषण आप देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्र भंडार गृह है। जलवायु परिवर्तन का बफर इसको कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण से समुद्री अम्लीयता बढ़ जाती है, प्रवाल विरंजन अधिक होता है। अब आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का स्थापना कब हुआ? तो 1982 में हुआ। पहले इसको IMCO कहा जाता था, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ? तो ये लंदन में है। अब आप देखते हैं ध्वनि प्रदूषण, तो ग्रीन मफलर यानी कि हरे पौधे जो होते हैं ये ध्वनि प्रदूषण के रोधक होते हैं। 60 dB तक सामान्य बातचीत होती है। रॉकेट इंजन 180 डेसिबल, जेट इंजन तो 120 डेसिबल, पन्नों की सरसराहट ये 20 डेसिबल। तो कई बार ऐसे मिलान में क्वेश्चन आ जाता है कि ये दे देगा और उधर डेसिबल दे देगा और आपको मिलाना रहेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने PYQ किए होंगे तो आपने ये देखा होगा। मृदा प्रदूषण जो होता है ये रासायनिक उर्वरकों के कारण होता है, पीड़कनाशी के कारण होता है, कीटनाशियों के कारण होता है। 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश पर किसान कल्याण मंत्रालय ने 18 कीटनाशकों को प्रतिबंधित कर दिया था। प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? तो आप देखेंगे पॉलीथीन से होता है। इसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। 1953 में गिलियो नत्ता ने तथा कार्ल जिगलर ने पॉलीथीन की खोज की थी। इसका विघटन नहीं होता है, अतः प्रदूषण का कारण बनता है। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। माइक्रोबीट्स प्लास्टिक के 5 mm से छोटे कण होते हैं। समुद्री पारितंत्र के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है क्योंकि ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं। अब देखिए रेडियोधर्मी व अन्य गैसीय प्रदूषण, ठीक है, ये कहाँ हुआ? सबसे आप देखेंगे तो 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल में। यहाँ पे क्या हुआ था? तो एक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। फिर आप देखते हैं ये यूक्रेन में पड़ता है। अब आप देखेंगे सभी जीवित प्राणियों में अनुवांशिक परिवर्तन होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण से। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई है 2 दिसंबर को। यहाँ पे कौन सी गैस निकली थी? तो मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, CH3NCO। यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र था। 4000 से ज़्यादा लोगों के मृत होने की यहाँ पे आशंका है। अब आप देखते हैं जैव उपचार क्या है? तो सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से प्रदूषण के पदार्थों का निष्कासन, मतलब कि जैव उपचार के थ्रू क्या होता है? प्रदूषण को कम किया जाता है। इसमें से स्वस्थानीय मतलब कि उसी जगह पर क्या क्या होता है? तो बायो वेंटिंग, बायो स्प्रेइंग, बायो सिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन, जैव संवर्धन इसी को बोलते हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी, आप इनको याद रखिए क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट पेपर में आपसे पूछता है। बाह्य स्थानीय मतलब एक्सीटू क्या है जैव उपचार के लिए? तो कंपोस्टिंग है, लैंड फार्मिंग है, बायोपाइल्स है और बायो रिएक्टर है। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। फाइटो रिमेडिएशन क्या है? तो प्रदूषण पादपों से हटाना है। फिर आप देखते हैं फाइटो निष्कर्षण क्या है? तो प्रदूषक को जड़ों एवं पत्तियों में एकत्र करके उपचार करना है। फाइटो स्टेबलाइजेशन, फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी जैव उपचार की ही तकनीक है। आयल जय पर क्या होता है? तलीय पंख व बिखरे तेल का उपचार होता है। समंदर में जब जहाज़ निकलते हैं तो जब उनसे जो तेल होता है वो लीक होता है, उसकी वजह से प्रदूषण होता है
सागर के पानी के ऊपर एक परत सी बन जाती है, उसी परत को साफ़ करने के लिए ये है, ठीक है, ऑयल ज़ेपर। इसको चालू किसने किया? तो TERI ने, इसका फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित तकनीकी है आप। अब आप देखेंगे यूरो मानक क्या है, तो यूरो मानक 1992 में आया है। राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति है, मतलब ये फ्यूल को कि किस तरह से आप स्वच्छ फ्यूल यूज करें। तो मासेलकर समिति इसके लिए बनाई गई थी। 2020 में भारत ने यूरो 5 एक्सेप्ट किया है के बजाय यूरो 6 को अपनाया है, ठीक है। यूरो 5 2020 तक था। स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की छूट है। यूरो मानक ये NOx, सभी हाइड्रोकार्बन, NMHC, CO, SPM पर नियंत्रण करता है। अब आप देखेंगे कि बीमारियां किससे क्या होती हैं, तो लेड से तंत्रिका तंत्र की, मस्तिष्क की और पाचन तंत्र की बीमारियां होती हैं। कैडमियम से श्वसन विष, रक्तदाब बढ़ जाता है। इटाई रोग होता है, ये बहुत बार पूछता है, इटाई रोग तो कम से कम आप याद ही रखिएगा। पारा से मीना माता बहुत बार पूछता है, मीना माता कन्वेंशन भी इस बार हुआ है। बहरापन, धुंधलापन, आंशिक असंतुलन, अंगों में शून्यता। एस्बेस्टस से फेफड़ों का कैंसर, एस्बेस्टोसिस और मीसोथेलियोमा कैंसर है ये एक तरह का। नाइट्रेट से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बहुत बार पूछता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना जो है ये सरसों के तेल में मिलाने पर ड्रॉप्सी नाम की बीमारी होती है। अब आप देखेंगे जो मार्केट में आपको सरसों तेल मिलता है, इसमें एक अलग सी स्मेल आती है, एक्स्ट्रा स्मेल, वो अर्जिमोना मैक्सिकाना के कारण ही होती है। इंसिनरेशन क्या है? तो ये अपशिष्ट का दहन है। अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन अधिनियम 2011, इसमें संशोधन कब हुआ? तो 2018 में। अब आप देखेंगे जल संरक्षण। राजेंद्र सिंह जो है इनको भारत का जल पुरुष कहा जाता है। विश्व जलवायु दिवस कब मनाया जाता है? तो आप देखेंगे 22 मार्च को। UNCED, ठीक है। UN वाटर 2003 में 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव सुजलाम अभियान चालू किया गया था। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जल का शोधन परावैंगनी विकिरण, ताप, क्लोरेमीन, ClO2, O3, आयोडीन, क्लोरीन, इन सब के मिलाने से किया जाता है। अब आप देखेंगे 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनी है। इसी के तहत राष्ट्रीय जल मिशन भी चालू किया गया था। आप देखेंगे जल प्रदूषण अधिनियम, ये दोबारा से आ गया आपके सामने 1974, याद रखिएगा ये। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट जो है ये 1977 है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना चालू की गई। चन्नापटना जो है ये बेलांटूर कर्नाटक में है। सागर, रानी तालाब, शिवपुरी ये मध्य प्रदेश में। पोवई, सिद्धेश्वर, कोराडी ये महाराष्ट्र में है। गंगा संरक्षण से संबंधित क्या क्या अथॉरिटीज़ बनी है वो आप देखिएगा एक बार। राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण भी इसको कहा जाता है, ये 1985 में बनी थी, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जो है ये फरवरी 2009 में बना है। नमामि गंगे मिशन 2014-15 में चालू किया गया। गंगा कार्य योजना 1985 में चालू की गई थी। गोमती यमुना एक्शन प्लान जो है ये 1993 में चला है, इसका पहला चरण, दूसरा चरण 2004 में और तीसरा चरण 2016 में। अब हम क्या देखते हैं, एजेंडा 21 जो है ये 1992 में ब्राज़ील रियो में हुआ था UNCED के तहत। रासायनिक आयुध निषेध संगठन कहाँ है? तो द हेग, नीदरलैंड में 1997 में बना है। एग मार्क 1937 से लागू किया जाता है। भारतीय मानक संस्था 1947 से, BIS इसको बोलते हैं, और भारतीय मानक ब्यूरो 1986 में बना, ISI इसको बोलते हैं। अब देखिए ये शोध संस्थान है दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में 83-84 में बना था। मैत्री 1988-89 में और भारती 2012 से कार्यरत है। अब आप देखेंगे पोषण का भारतीय संस्थान हैदराबाद में है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी जो है ये पुणे में है। अब आप देखेंगे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। 5 जून 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण सूचना प्रणाली का जो जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र है ये कहाँ है? तो मुंबई में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मंडे ऑफ अक्टूबर। विश्व पर्यावास दिवस, पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस तो 31 मई। शौचालय दिवस 19 नवंबर। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 मार्च। ये बार बार रिपीट होता है, पूछता है, तो ये तो आप याद ही रखिएगा। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। मोन्टाना USA में डायनासोर का कब्रिस्तान मिला है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी में बन रहा है। बायो प्लास्टिक
पार्क, ये कहाँ बन रहा है आपका? तो खीरी में बन रहा है, लखीमपुर खीरी, यूपी का ही जिला है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी जो है ये एम एस स्वामीनाथन है। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो 1883 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अंगीकृत किया गया और 1989 में ये लागू हुआ है। अब आप देखेंगे पर्यावरण एवं सतत विकास, पलाचीमाड़ा कहाँ है? तो केरल में। ग्रीन वॉश, ये पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा होता है एक तरह का। ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में खड़ी की गई थी। साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन की बुक है। ग्रीन डेवलपमेंट WM एडम्स की बुक है। EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी कहा जाता है। UNEP का मुख्यालय कहाँ? तो नैरोबी में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, इसका मुख्यालय कहाँ? तो ये नागपुर में है। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट चालू किया गया था, ठीक है। इसका जो एजेंडा था वो था आवर कॉमन फ्यूचर, इसका फुल फॉर्म है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, TAINABLE, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो यहीं से आता है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट से। अब आप देखेंगे ये कुछ कन्वेंशंस हैं, ये कब आए हैं और कब लागू हुए हैं और वो किससे संबंधित है उसका डाटा दिया गया है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बेशल कन्वेंशन 1989 में आया है और 1992 में लागू हुआ है। खतरनाक अपशिष्टों को सीमा पार गतिविधि नियंत्रण के संबंधित है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में आया, 2004 में लागू हुआ है, अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है। बार्न कन्वेंशन, इसका सन मेरे को मिला नहीं, मैंने बहुत सर्च किया था। ये संबंधित किससे है? तो जंगली और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। वियना कन्वेंशन 1985 में आया, 88 में लागू हुआ, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मिनामाता कन्वेंशन 2013 में आया, 17 में लागू हुआ, पारे के मानव जनित उत्सर्जन से संबंधित है। रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में आया, 2004 में लागू हुआ है, ये खतरनाक रसायनों एवं कीटनाशकों से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन 1971 में आया है, 75 में लागू हुआ, आर्द्रभूमि से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 97 में आया, 2005 में लागू, ग्लोबल वार्मिंग और गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। और ये कार्बन क्रेडिट वाली भी प्रक्रिया इसी में। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आया, 14 में लागू, जैव विविधता से संबंधित है। और बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 में आया, 2004 में लागू, साइबर क्राइम से संबंधित है। अब देखिए एक टेस्ट का नोट्स था, मैंने इसी में इंक्लूड किया है, लेकिन इसका आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं इसको स्किप करूँगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं धीरे धीरे स्किप करूँगा, आप वीडियो रोक के आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रोजेक्ट्स और परियोजनाएं जो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो मैं ये आपको करवा देता हूँ। राष्ट्रीय झील संरक्षण, ये फरवरी 2013 में बना है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, प्रोजेक्ट घड़ियाल 1975, प्रोजेक्ट गिद्ध 2006, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021, प्रोजेक्ट लाल पांडा 1996, प्रोजेक्ट गिर शेर 1973, प्रोजेक्ट हंगुल और प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग दोनों 1970 में चालू किया गया, प्रोजेक्ट कछुआ 1975, धामिन मृग प्रोजेक्ट 1977, गैंडा परियोजना 1987। फिर आप देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1977, 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जैव विविधता अधिनियम 2002, जल प्रदूषण संरक्षण नियंत्रण अधिनियम ये 1974, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। ये बार बार पूछता है, इसीलिए मैंने इसको कई बार रिपीट किया है, तो आप ये ध्यान दीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962, भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ये 2007 और वैश्विक टाइगर फोरम 2003 बोल रहा हूँ 1993 नई दिल्ली, ठीक है। तो अब अगर आप बोले तो एक बार मैं करा ही देता हूँ ये, हालांकि ये इससे रिलेटेड है नहीं, तो आप समझने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आप इसको स्किप ही करिए। अगर आपका बहुत पढ़ने का मन हो तो रोक के पढ़िएगा, मैं लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। तो ये देखिए आपका एनवायरनमेंट का घटना चक्र के अकॉर्डिंग जो था शॉर्ट नोट्स मैंने वो कंप्लीट कराया है। इसके लिए अगर आपके पास कोई सोर्सेज हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी ये 1 घंटे का वीडियो है, आप आराम से देखिएगा। अगर एनवायरनमेंट के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं तो मुझे क्या लगता है कि इस क्लास के वीडियो से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन तो फंस जाने चाहिए, ठीक है। मैं 100% या 90% का वादा नहीं करूँगा, मैं अपनी औकात में रह के ही बोलना चाहूँगा। तो ये 4 क्वेश्चन लगभग आपके फंसा सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप
तुरंत रिवीजन करके और यहाँ पे जो चीज़ें बताई हैं मैंने उनको याद करके आप 4-5 क्वेश्चन अपने सुनिश्चित कर सकते हैं। ये करंट अफेयर का आपका कंप्लीट वीडियो था, एनवायरनमेंट का आपका कंप्लीट वीडियो था। इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट पे और कोई वीडियो नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो जियोग्राफी का होगा, ठीक है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तब तक आप देखते रहिए एडू भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करिए, ठीक है। और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और अगर आपको इन सारी वीडियोज़ का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF सारे फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी, धन्यवाद।